नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग एच पर। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे गणित शिक्षण के कुछ ऐसे प्रश्नों की जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, जैसे सीटेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, बीपीएससी हो गया। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पहले किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि टीचिंग संबंधी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है? गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है? तो ऑप्शन है आपके पास कौशल, पूर्व ज्ञान, प्रेक्षण या अवबोधन। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवबोधन। अगला प्रश्न है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाहपूर्ता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या फिर कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन है आपके पास, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = व्हाट, यानी कि क्या आएगा यहाँ पे? तो इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदन रूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। तो ऑप्शन है आप सभी के पास, पहला ऑप्शन है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, दूसरा ऑप्शन है 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो, तीसरा ऑप्शन है कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका योग 8 है, या फिर चौथा ऑप्शन 5 और 3 का योग क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है, इसमें यह पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। तो ऑप्शन है आप सभी के पास, पहला ऑप्शन है 2 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, या फिर गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण, या फिर गुणन पर आधारित शब्द समस्या, या फिर 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। अगला प्रश्न है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, तो यह प्रश्न किस ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन है आप सभी के पास, सोचने के उच्च स्तर को या विश्लेषणात्मक सोच को। ऑप्शन नंबर 3 है त्रिविमीय या आकारीय सोच को। ऑप्शन नंबर 4 है सोचने के निम्न स्तर को। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोचने के निम्न स्तर को। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। सवाल क्या है उसे पढ़ते हैं। यहाँ 4 खम्भे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो यह सवाल किसके लिए पूछा गया है? तो बताइए भाई, ये सवाल किस चीज के लिए पूछा गया है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारे पास HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने, या फिर गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, या फिर HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच, और यह चौथा ऑप्शन है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने में। अगला प्रश्न है हमारे पास, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल HOTS हॉट्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास एल्गोरिदम के ज्ञान की, दूसरा ऑप्शन है संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, तीसरा ऑप्शन है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, या चौथा ऑप्शन है तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान की। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। तो चरण 1st, 2nd और 3rd तीनों चरण हमें दे रखे हैं। तो पहला चरण है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति। दूसरा चरण है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, या टैली चिन्हों का प्रयोग करना। तीसरा चरण है हमारे पास स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक किससे पाठ का विकास कर रहा है?
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्था संकल्पना, फिर उसके बाद परिकलन प्रक्रिया, फिर उसके बाद संक्रिया। अगला प्रश्न है हमारे पास, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। तो बताइए, ऑप्शन है आप सभी के पास, ऑप्शन ए है भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले, ठीक। दूसरा ऑप्शन है बहुत सारे सवाल हल करना। तीसरा ऑप्शन है सूचना और संप्रेषण तकनीक ICT का प्रयोग करना, या फिर चौथा ऑप्शन है प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भूमिका निर्वाह या रोल प्ले। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो कार्य कौन से हैं? तो वो कार्य हैं A, B, C और D। तो बताने हैं इनमें से। ए में दे रखा है 2D यानी कि 2 डायमेंशन आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं को मिलान करना, या बी में दे रखा है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, सी में दे रखा है 2D आकारों को छांटना, और डी में दे रखा है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले सी वाला आएगा, फिर ए वाला, फिर डी वाला और फिर बी वाला। पहले कौन सा आएगा? पहले सी वाला आएगा, फर्स्ट नंबर पे सी वाला आएगा, फिर आएगा सेकंड नंबर पे ए वाला, फिर आएगा डी वाला थर्ड नंबर पे, फिर सबसे लास्ट में आएगा बी वाला फोर्थ नंबर पे। अगला प्रश्न है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? अगर आप गणित के शिक्षक हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो ऑप्शन है आप सभी के पास, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, या फिर अधिकतर सूत्रों को याद करना, या फिर बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या फिर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। एक अच्छे गणित के शिक्षक की यही पहचान होती है। अगला प्रश्न है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तो ऑप्शन है आप सभी के पास, पहला ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है तार्किक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, चौथा ऑप्शन है मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक बुद्धि उसमें अधिक है प्रिया में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते, एल्गोरिदम बच्चों में क्या विकसित नहीं कर सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है रटना, ऑप्शन बी में दे रखा है सूत्र, ऑप्शन सी में दे रखा है तर्क की समझ, ऑप्शन डी में दे रखा है ज्ञान। तो एल्गोरिदम बच्चों में क्या विकसित नहीं कर सकते? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रटना। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। पहला ऑप्शन है विशिष्टीकरण से, दूसरा ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर, तीसरा ऑप्शन है व्यापीकरण से, और चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है, एक DLED के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। अब क्या त्रुटि देखी थी उसने? तो 62 में से 48 माइनस किए थे बच्चे ने, तो आंसर उसका ला दिया था 46। तो बच्चे ने क्या समझने में गलती की थी? तो आपको बताना है कि बच्चा क्या समझने में गलती कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में, पहला है इकाई दाई की समझ नहीं है बच्चे को, दूसरा ऑप्शन है हासिल संख्या की समझ नहीं है, तीसरा ऑप्शन है शून्य की समझ नहीं है, और चौथा ऑप्शन है उधार लेने की समझ नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधार लेने की समझ नहीं है। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। तो पहला ऑप्शन है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, दूसरा ऑप्शन है अवधारणाओं की क्रमबद्धता, तीसरा ऑप्शन है अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, और चौथा ऑप्शन है आप सभी के पास उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो ऑप्शन है आपके पास, पहला है कठिन, दूसरा है अलंकारिक, तीसरा है तार्किक और चौथा है आलोचनात्मक। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार्किक। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो सरकार पर, समाज पर, परिवार पर या शिक्षक पर? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक पर। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः शिक्षक पर निर्भर करती है।
अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित की प्रकृति है तो सजावटी है, तार्किक है, कठिनता है या फिर सामान्य के लिए नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक है। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है, गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। दूसरा ऑप्शन है, अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है। और चौथा ऑप्शन है, बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो भी हैं, ये तीनों के तीनों गलत हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों गलत हैं। तो बचा कौन सा? बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गणित की विभिन्न शाखाएं हैं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। भाई बीजगणित और ज्यामिति जो होती हैं, विभिन्न शाखाएं होती हैं गणित की, वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। आप बीजगणित को आप ज्यामिति में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया था। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।